हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनदीप सिंह और आज के लेक्चर में हम अपना कंटिन्यू करेंगे लास्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देखो और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 2.3 एक्सप्लेन कर दिया था, बट स्टिल मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या फिर मैं उसको और सिंप्लीफाई करके आपको बता सकता था। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 2.3 एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद जो भी हमारा चैप्टर बैलेंस बचा हुआ है हम उसको कवर करेंगे। ठीक है जी। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला नंबर 3 के ऊपर बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने फॉर्मूला नंबर 3 की जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो फॉर्मूला है ना, उसको थ्योरी से एक्सप्लेन करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसका एग्जाम्पल देख लें। तो मैं आपको दोबारा से एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ और आपको अगर पिछले लेक्चर में वो नहीं समझ में आ रखा तो आप इस वीडियो को रेफर करके ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अमन लिमिटेड फोरकास्ट ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स ऑफ 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 years। मतलब एक कंपनी है जो डिविडेंड देती है 8% पर एनम से, उसका जो डिविडेंड है वो ग्रो कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 years और उसके बाद वो फॉल कर देगा एट 5% पर एनम एंड स्टेबलाइज देयर। मतलब पहले 2 साल तक जो मेरा डिविडेंड ग्रो करेगा वो डिविडेंड ग्रो करेगा 8% पर एनम के हिसाब से, और उसके बाद थर्ड ईयर से वो 5% पर एनम के हिसाब से ग्रो करेगा और वापस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, चाहे वो थर्ड ईयर की बात हो, फोर्थ ईयर की बात हो या फिफ्थ ईयर की बात हो, मतलब प्री पेचुटी के लिए वो वहां पर वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और जो लास्ट ईयर हमने डिविडेंड पे किया था वो कितना पे किया था, रुपीज 10 किया था। और जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो कितना है, 10%। अब हमें इसमें क्या बताया कि हमें वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर निकालनी है और हमें मेथड कौन सा यूज करना है, बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन में गिवन है, वेरिंग ग्रोथ रेट डिविडेंड मॉडल। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये मेथड का नाम भी ना गिवन होता तो हमें कैसे पता चलता कि हमें यही वाला मेथड लगाना है। बहुत सिंपल है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसके अंदर ग्रोथ रेट की कोई बात ही नहीं कर रखी, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रोथ। तो अगर किसी क्वेश्चन में ग्रोथ की बात ही नहीं कर रखी तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में ग्रोथ की बात तो कर रखी हुई है बट उस क्वेश्चन में सिर्फ कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है हमारी, तो उसमें फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। बट इस क्वेश्चन में पहले 2 साल के लिए जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो 8% से हो रही है और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स वो स्टेबलाइज हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, इवन हमें क्वेश्चन में मेंशन हो या क्वेश्चन में मेंशन ना हो। अच्छा, जब भी हम फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे ना, कि जब हमें फॉर्मूला नंबर 3 से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए ना हमें दो चीजें चाहिए, उससे हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किसकी चाहिए, डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 2 years, जो हम पहले साल में डिविडेंड देंगे और जो दूसरे साल में डिविडेंड देंगे जिसकी ग्रोथ रेट होगी 8% पर एनम के हिसाब से, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। और जो भी हमारा मार्केट प्राइस होगा, क्या बोला मैंने, जो भी हमारा मार्केट प्राइस होगा एट द एंड ऑफ ईयर 2, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं इन दोनों चीजों को ऐड कर दूंगा जो हमने लास्ट में यहां पर कर रखी है, उससे मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। एक तो हमें यहाँ पर ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रखा हुआ है, हमें 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years दे रखा हुआ है। और उसके बाद आफ्टर 2 years क्या हो रखा है, जो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो डिक्रीज हो चुका है और 5% पर एनम के यहाँ पर क्या हो चुका है, वो स्टेबलाइज हो चुका है। और जो हमने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था वो कितना दिया था, 10। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो हम डिविडेंड देंगे ईयर 1 के एंड में और ईयर 2 के एंड में देंगे। ठीक है, तो जो हमारी बुक में टेबल गिवन है हम उसी को यूज करके देखेंगे। सबसे पहले ईयर 1 में हम डिविडेंड कितना देंगे, तो 10.8। अभी 10.8 निकला कैसे, देखो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, हमने लास्ट ईयर जो डिविडेंड दिया था वो दिया था 10 रुपीज का। और हमें क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है जो ईयर 1 और ईयर 2 के लिए जो हम डिविडेंड देंगे वो 8% से क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 10 प्लस 8, हम 10 प्लस, हम उसमें क्या करेंगे, जो हम 8% प्लस कर देंगे। ठीक है जी। तो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8%, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 10.8 से क्या किया उसने, ग्रो किया। अब हम ईयर 2 में कैसे देंगे डिविडेंड, ईयर 2 में हम डिविडेंड कैसे देंगे, 10.8 का सबसे पहले हम 8% निकालेंगे और वो उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो आ जाएगा हमारा 11.664। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज किया 10%। अबे 10% आया कहां से, हमें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन हो रखा है कि हमें 10% को यूज करना है। अच्छा, ये वैल्यूज क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी,
क्वेश्चन में गिवन हो भी सकती है और क्वेश्चन में गिवन नहीं भी हो सकती, बट इसको निकालना बहुत ईज़ी है, तो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर है, हम उसको भी यूज़ करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर में प्रेस करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट के बाद हम वो लिखेंगे जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। हमारे केस में हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितनी है, 10। तो हम करेंगे 10 और हम इक्वल्स टू को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वल्स टू को प्रेस। जैसे ही मैंने इक्वल्स टू को प्रेस करा तो आपके कैलसी में वैल्यू आ जाएगी 0.909 और ये होगी फर्स्ट ईयर की वैल्यू। और अगर मैं दोबारा से इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.834। और अगर मुझे थर्ड ईयर के लिए भी वैल्यू चाहिए होगी तो मैं दोबारा से जब एक इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगा तो वो मेरे थर्ड ईयर की वैल्यू आ जाएगी, सो ऑन करके। ठीक है जी। तो चलो, सबसे पहले हमने डिविडेंड भी निकाल लिया फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का भी क्या निकाल दिया, डिविडेंड निकाल लिया। अच्छा जी। और जब मैं डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आ जाएगा, और फर्स्ट ईयर का भी आ जाएगा और सेकंड ईयर का भी आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो डिविडेंड ईयर 1 के एंड में कंपनी देगी वो कितना देगी, 10.8। बट अगर आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.82। और जो डिविडेंड कंपनी ईयर 2 के एंड में देगी वो कितना देगी, 11.664। बट आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.73। तो अगर मैं इन दोनों को टोटल कर लेता हूं तो मेरा आ जाता है 19.55। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा हो चुका है कवर। और ये देखो आंसर में हमने 19.55 आ चुका है, और यहां से हमारा एक चीज आ चुकी है। कौन सी आ चुकी है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स जो हमने देना है। अब हमें सेकंड चीज कौन सी निकालनी है, हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है या मार्केट प्राइस निकालना है जो ईयर 2 के एंड में होगा। अच्छा जी। और उसका फॉर्मूला क्या जी, उसका फॉर्मूला है P2 इक्वल्स टू D3 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अच्छा जी। अब ये P2 क्यों हमने यूज करा है, P2 इस करके हमने यूज करा है क्योंकि हम ईयर 2 के एंड में ये निकाल रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है वी। अच्छा ठीक है, कि हम ईयर 2 के एंड में। अच्छा, तो हमने फिर यहाँ पर D3 को यूज करा। हम निकाल तो ईयर 2 के एंड में रहे हैं, तो हम D3 को यूज को कर रहे हैं, हम D2 को क्यों नहीं यूज कर रहे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, वी यूज D3 द डिविडेंड इन ईयर 3 बिकॉज formula for the price of the share at the end of the year 2 is based on the dividend starting from year 3 onwards when the dividend grows perpetually। मतलब हमने D3 को इस करके यूज करा है क्योंकि ईयर 1 और ईयर 2 में तो एक तरीके की एबनॉर्मल ग्रोथ थी 8%, और ईयर 3 से क्या हुआ, वो स्टेबलाइज हो रहा है। इस करके मैंने यहाँ पर D3 को यूज करा है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर पहले 3 इयर्स तक लेट से वो ग्रो कर रहा है 10% से, और ईयर 4 से वो ग्रो कर रहा है लेट से 7% से, तो वहां पर हम क्वेश्चन में ईयर 3 लेंगे, ईयर 1, ईयर 2, और यहां पर हम किसका निकालेंगे, ईयर 3 का भी निकाल लेंगे। और जो P2 के बदले में हम क्या ले लेंगे, P3 ले लेंगे, और D3 की जगह क्या ले लेंगे, हम D4 ले लेंगे। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला में मुझे P2 निकालना है, अब मुझे D3 निकालना है। D3 कैसे निकलेगा जी, जो हमने ईयर 2 का निकालना था 11.664, उसमें मैं क्या कर दूंगा जी, उसमें मैं क्या कर दूंगा, मैं 5% से मैं क्या कर दूंगा, मैं एक सेकेंड जस्ट, सॉरी पॉज के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो हमने करा था, जो हमें D3 निकालना है। देखो D3 निकालने के लिए ना बुक वालों ने ना जो ग्रोथ रेट को यूज किया वो 8% यूज करा है, बट आई थिंक हम 5% को भी ना यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि D3 अब बुक वालों ने कैसे बता रहा है मैं आपको बता देता हूँ। बुक वालों ने सिंपली क्या कर रखा है, 11.664 प्लस 8% कर दिया है, और हमारा आ गया 12.6। ठीक है। बट कायदे से तो हमें 11.664 के अंदर 5% ग्रोथ को यूज करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में ना क्लियरली मेंशन हो रखा है कि आफ्टर 2 इयर्स इट डिक्रीजेस टू 5% पर एनम एंड स्टेबलाइज देयर। बट अब जो बुक में मेंशन है तो मैं आपको बुक के हिसाब से बता रहा हूँ कि D3 निकालने के लिए हमने दोबारा से 8% को यूज किया, बट आई थिंक 5% को भी हम यूज कर सकते थे। अच्छा जी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने नीचे कितना रखा है, 0.10, और ग्रोथ को हमने कितना करा है, 0.05, तो जिससे हमारा P2 कितना आ गया, 252 आ गया। अच्छा जी। बट ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब ये तो हमारी ईयर 2 के बाद वैल्यू होगी। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा आज की प्रेजेंट वैल्यू में। तो आज की प्रेजेंट वैल्यू को यूज करने के लिए तो मुझे सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए होगा, और वो सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम कहां से निकाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। नहीं कर रखा तो वैसे ही जो मैंने आपको बताया 1 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर हम 3 बारी इक्वल टू, सॉरी 2 बारी हम इक्वल टू दबा देंगे, तो जिससे मेरा 0.834 आ जाएगा।
और ये आ गया मेरा 210। और जब मैं इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो जिससे मेरा जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा मेरा एक्चुअल आंसर। ठीक है जी। तो चलो हम अब जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं हम उनको एक बारी दोबारा से रिवाइज कर मतलब हम कर देते हैं। ऑल्दो जो टॉपिक्स अब बचे हुए हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हमारे कोर्स का पार्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर दूं। अच्छा जी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का वो क्या है, एक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होता है या फिर पैसिव स्ट्रेटेजी क्या होता है। देखो एक्टिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल आपके पास ₹10,000 है, तो आपने क्या करा, आप ना शेयर मार्केट को एनालाइज करते हो। लेट्स से आपने शेयर्स को देखना शुरू करा, टाटा के शेयर्स को, रिलायंस के शेयर्स को या इन्फोसिस के शेयर्स को, और आपने ना उस पर्टिकुलर शेयर को चूज करा जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, आप रोज मार्केट को चेक करते हो और आप देखते हो कि कब मार्केट अप हो रही है, कब मार्केट डाउन हो रही है। तो जब मार्केट डाउन होती है तो आप शेयर को परचेस कर लेते हो, और जब मार्केट अप हो जाती है तो आप उन शेयर्स को सेल ऑफ कर देते हो। आप रेगुलरली बाइंग और सेलिंग करते हो। अच्छा जी। जैसे इसी में भी ये भी लिखा हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और स्पेसिफिक सिक्योरिटीज होती हैं, और इन्वेस्टर्स के पास ना मोर नॉलेज होती है, मोर इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा जी। और वो आइडेंटिफाई करता है अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज। अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, लेट्स से कोई एक शेयर का प्राइस होना चाहिए ₹100, बट वो आज मार्केट में आ, मतलब ट्रेड कर रहा है ₹70 में, तो उसको लगता है कि इसके जो शेयर की वैल्यू है वो तो अंडर वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो आज ₹100 होनी चाहिए, तो वो आज उसको क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। और जब वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको सेल ऑफ कर देता है। अच्छा जी। और पैसिव स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज या इंडिविजुअल कंपनीज या इंडिविजुअल इक्विटी शेयर्स को परचेज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेट्स से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और इंडेक्स फंड क्या करता है, जो भी हमारी टॉप 50 कंपनीज होती है उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, वो इन्वेस्ट कर देता है, जिससे हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करने की या परचेज करने की जरूरत नहीं होती। हम ट्रस्ट करते हैं ओवरऑल मार्केट को रेदर देन इंडिविजुअल सिक्योरिटी के ऊपर। अच्छा जी। उसके बाद हमारा टॉपिक है जी टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इजी सा ये टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ना टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं, हम जो पास्ट प्राइसेस होते हैं किसी भी इक्विटी शेयर के, हम उसको स्टडी करते हैं और उसके ट्रेंड्स को देखते हैं, उसके चार्ट्स को, उसके पैटर्न्स को देखते हैं, जिससे हम फ्यूचर के प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं एसबीआई का शेयर, तो मैंने अभी जैसे लास्ट 20 या 30 डेज से जैसे मैंने थोड़ा सा उसको फॉलो किया, तो जो मैंने एक बात नोटिस करा कि वो पीछे जैसे 870 तक कुछ आया, और उसके बाद सॉरी 770 तक आया, और फिर वो 850 तक आ जाता है। तो यूजुअली वो इसके बीच में क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। कभी वो 770 के आसपास आ जाता है, तो कभी वो 850 के आसपास आ जाता है। तो वो इसी ब्रैकेट में वो क्या करता है, मतलब वो ट्रेड करता है। तो इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैंने पास्ट प्राइसेस को देख के इसके ट्रेंड को एनालाइज करा। फ्यूचर तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट चार्ट्स की हेल्प से या कोई टेक्निकल एनालिसिस करके हम मेक श्योर कर सकते हैं कि वो इसी ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। अच्छा जी। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस है वो कुछ एजम्पशंस के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। अच्छा, सबसे पहले उसकी एजम्पशन के जो भी प्राइसेस होते हैं शेयर्स के या सिक्योरिटीज के, वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे ही बेस्ड होते हैं। मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, बट लेट से किसी डिमांड कम है तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अच्छा, जो शेयर प्राइसेस होते हैं ना वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड। स्टार्टिंग में शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो सकता है, कभी वो अप हो रहा है, कभी वो डाउन हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में हम क्या देखते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो सेंसेक्स का। अब सेंसेक्स तो रोज फ्लक्चुएट करता है, कभी वो 500 पॉइंट से गिरता है तो कभी 500 पॉइंट से ऊपर होता है, कभी 100 पॉइंट से नीचे गिर रहा है, कभी 200 पॉइंट से ऊपर हो रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात देखो, लेट्स से आपने लास्ट 3 इयर्स की बात देखी, लास्ट 4 इयर्स की देखी, तो जो ट्रेंड है ना वो अपवर्ड ही होगा, आपको ग्रीन ही दिखेगा। अच्छा जी। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई विल लीड टू शिफ्ट इन ट्रेंड। अगर हमारी डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है तो जो ट्रेंड है उसमें भी चेंज आ जाएगा, और हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ट्स और ग्राफ्स की हेल्प से। अच्छा जी। अब इन्होंने एक टॉपिक आ गया चार्ट्स। अब ये जो टॉपिक है वो थ्योरी है, तो आप इसको जैसे जो भी टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं ना, आप उसके एक हेडिंग्स याद कर लो और उसके अंदर के 2-4 कीवर्ड्स याद कर लो कि नहीं नहीं किस कुछ आ जाता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। अच्छा जी। तो सबसे पहले चार्ट का नाम है डो थ्योरी। अच्छा, डो थ्योरी क्या होता है जी, जो डो थ्योरी है वो चार्ल्स डो ने बताया था, और उसको हम फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। वो क्या कहता है, जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं ना वो रैंडमली बिहेव नहीं करते, वो एक स्पेसिफिक ट्रेंड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो चार्ल्स डो था उन्होंने
3 टाइप के ना हमें ट्रेंड बता रखे हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है हमारा सेकेंडरी ट्रेंड और एक होता है हमारा माइनर ट्रेंड। अच्छा जी, तो अब इसके बारे हम तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा देखते हैं। ठीक है जी। तो जो सबसे पहले प्राइमरी ट्रेंड होता है, उसमें जो प्राइसेज़ होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। मतलब वो हो सकता है वो 1 साल के लिए या मेनी इयर्स के लिए क्या करते हैं, वो ट्रेंड एक तरीके से हमारा कंसिस्टेंटली फॉलो होता है। अच्छा, और वो बियरिश भी हो सकता है या बुलिश भी हो सकता है। बुलिश का क्या मतलब होता है, जब मार्केट अप होती है, और बियरिश का क्या मतलब होता है, जब मार्केट डाउन हो रही होती है। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या हो गया, प्राइमरी ट्रेंड हो गया जब लॉन्ग टर्म के लिए जो मार्केट है वो बुलिश होगी, और या फिर अगर लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है वो बेयरिश होगी, मतलब मार्केट गिर गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रेंड। अब लॉन्ग टर्म कौन सा होता है, मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर्स और मे बी 5 ईयर्स। अच्छा जी, जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है वो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। वो कुछ फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ्स तक होता है। जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड होता है वो 1 साल के लिए होता है, लेट्स से एग्जांपल। और जो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड होता है वो कुछ फ्यू मंथ्स के लिए होता है। और जो हमारा माइनर ट्रेंड होता है वो कुछ डेज या फिर डे टू डे में होता है। जो हमारा डे टू डे क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि इन्होंने ना यहाँ पर एक एग्जांपल बता रखा है डो थ्योरी का। जैसे अब आप ये देखो कि स्टार्टिंग में क्या हुआ है, जो इन्होंने लाइन ऐसे खींच के ऐसे बताई है। देखो, जो इसका प्राइमरी ट्रेंड है यहाँ तक अगर हम देखें, तो वो क्या हो रहा है, वो तो इंक्रीज ही कर रहा है, वो तो रोज का रोज इंक्रीज कर रहा है। बट लेट से अगर मैं इसमें सेकेंडरी ट्रेंड देखूं, तो लेट से ये वाला जो सेकेंडरी ट्रेंड आ रहा है, तो कभी वो इंक्रीज हो रहा है, कभी वो डिक्रीज हो रहा है, कभी वो इंक्रीज हो रहा है, कभी वो डिक्रीज हो रहा है। और जो हम ये वाली जो लाइंस देख रहे हैं, ऐसे जो ऐसे वाले कर्व्स ये वाले देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो लास्ट वाला ट्रेंड था, जो हमारा माइनर ट्रेंड था, वो हो गया जो डे टू डे हमारी जो इसमें चेंजेस आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट का क्या नाम है, एलॉयड वेव थ्योरी। अच्छा, ये क्या होता है, ये वेव पैटर्न के बारे हमारे बात बताते हैं। और इसमें बताया जाता है कि हम जो वेव्स होती हैं उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुल मार्केट हो रही है या फिर वो बुलिश मार्केट हो रही है। जो पहला वेव होता है, अगर वो अपवर्ड होगा तो वो बुल मार्केट बोलेंगे, और अगर जो पहला वेव है अगर वो डाउनवर्ड है तो हम उसको बियर मार्केट बोलेंगे। अच्छा जी, जो बोथ डो थ्योरी होती है, जो एलॉयड थ्योरी होती है, वो आइडेंटिफाई करती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को विद शॉर्ट टर्म डेविएशंस। की लॉन्ग टर्म को तो वो आइडेंटिफाई कर रही है, बट शॉर्ट टर्म डेविएशंस को भी देख रही है। शॉर्ट टर्म डेविएशंस का क्या मतलब, अब आप देखो इसमें लॉन्ग टर्म में तो यहां तक अगर मैंने आपको बताया है, मार्केट इंक्रीज ही कर रही है। पर क्या ऐसा हो रहा है कि रोज मार्केट इंक्रीज कर रही है? नहीं, कभी मार्केट इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। तो वो कह रहे हैं जी, लॉन्ग टर्म को तो उसने आइडेंटिफाई किया, बट शॉर्ट टर्म को भी उसने क्या करा, साथ साथ उसको आइडेंटिफाई किया है। अच्छा जी, और हम इनको फ्री सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, या हम इनको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करके, या हम इनकी हेल्प के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला चार्ट का क्या नाम है, बार चार्ट। ये तो हमने 11th या 12th क्लास में भी सीखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। जो वर्टिकल्स बार्स होते हैं हम उसकी हेल्प से हम करते हैं। एक होता है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कैसा होता है, जो ऐसे ऐसे करके हमारा ऐसे लाइन चार्ट बन जाता है। अच्छा, एक होता है हमारा पॉइंट और फिगर चार्ट, जिसमें हम पॉइंट्स को कनेक्ट करके, जैसे ऐसे एक हमारा पॉइंट हो गया, ये एक हमारा पॉइंट हो गया, तो हमने इसको एक ऐसे कनेक्ट किया, इसको ऐसे कनेक्ट करके कर दिया। इसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस हमें बताता है। अच्छा, एक हमारा कैंडल स्टिक चार्ट होता है, जिसका इन्होंने एग्जांपल एक ऐसा भी हमें बताया हुआ, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी यूज़ होता है। ये सिमिलर टू बार चार्ट्स होता है, जिसमें हमारा ओपनिंग जो क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं, उनसे हमारा बॉक्स बन जाता है, और वो हमारा हाई और लो प्राइसेस को क्या करता है, डिपिक्ट करता है। अच्छा जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल चार्ट। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चार्ट में जो सपोर्ट लेवल होता है, सपोर्ट लेवल कौन सा होता है, सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है अगर उससे प्राइस बिलो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अच्छा, द प्राइस लेवल बिलो विच द प्राइस आर नॉट सपोज टू फॉल, एंड रेजिस्टेंस लेवल इज द प्राइस लेवल बियॉन्ड विच द प्राइस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू राइज। अगर हमारा सपोर्ट प्राइस एक मिनिमम प्राइस हो गया, जिससे हमारा शेयर नीचे नहीं जाएगा, और हमारा रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल हो गया जिससे शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर हमारा जो प्राइस है वो सपोर्ट लेवल, मतलब जो मिनिमम प्राइस है उससे भी नीचे गिर जाता है, तो उसको हम बियर सिग्नल बोलेंगे। और अगर हमारा शेयर प्राइस जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे भी ऊपर चला जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुल सिग्नल बोलेंगे। अच्छा जी, ऐसे हमारा करके एक इंडिकेटर्स हैं, ये एक मैथमेटिकल आउटपुट्स होते हैं जो हमारे कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शंस और प्राइसेस ऑफ फ्यूचर्स। अच्छा जी, ऐसे हमारा मूविंग एवरेजेस होता है। मूविंग एवरेजेस का क्या मतलब होता है, मूविंग एवरेज एक लाइन होती है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, ज जो हमें प्राइस बिहेवियर के बारे में बताता है। अच्छा, कैसे, जब जो हमारी प्राइस लाइन है अगर वो कट करती है मूविंग एवरेजेस को फ्रॉम बिलो, अगर वो बिलो से कट करती है, इसका मतलब है कि वो बाय सिग्नल्स है। और अगर वो कट करती है अबव से, इसका मतलब है वो सेल सिग्नल्स की बात करें। सेम चीज ऐसे है कि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेस, डाइवर्जेंस, ऐसे ही है। अच्छा, एक ये ब्रेथ इंडिकेटर्स की मार्केट स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, मार्केट वीकनेसेस के बारे में बताता है। अच्छा,
इस टॉपिक का जो हमारा इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है मार्केट एफिशिएंसी एंड एनोमलीज। अच्छा, जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है वो एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर हम जो शेयर्स होते हैं उसको बाय करते हैं और सेल करते हैं। जो मार्केट प्राइसेस होते हैं वो रेगुलरली और क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। और जो जो ये रेगुलरली फ्लक्चुएट होते क्या हैं, क्योंकि जो मार्केट में इंफॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पे। जैसे कि आपको पता हो कि अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी है तो उसमें वो कहता है कि जो प्रीमियम बजाज है उसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक लग चुकी है, तो इसकी वजह से जो उसके दाम है वो घट चुके हैं। तो जैसी इंफॉर्मेशन कोई भी मार्केट में आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो शेयर प्राइस है वो एडजस्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर आज ही न्यूज आ जाए कि जो मुकेश अंबानी है वो रिटायर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अब हो सकता है उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो मार्केट में न्यूज आई तो उसकी वजह से जो शेयर प्राइसेस हैं वो गिर चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जो भी हमारी फ्लक्चुएशंस होती हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होती है उसके बेसिस में हम करते हैं। अच्छा, मार्केट एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? मार्केट एफिशिएंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ अ शेयर। अच्छा, जो सिक्योरिटी प्राइसेस होते हैं वो कौन-कौन से इंफॉर्मेशन से रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन से शेयर प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आता है? जो भी हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कंपनी की या सिक्योरिटीज की, जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका हुआ है। अच्छा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने अनाउंस तो कर दी है बट वो भी इंप्लीमेंट नहीं करी। एग्जांपल, जैसे जियो ने बोल दिया कि आज से 6 महीने के बाद हम जो अपने जो हमारे मोबाइल के टेलीकॉम के चार्जेस हैं वो 50% से रिड्यूस कर रहे हैं, 50% से अप कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मार्केट में आ चुकी है बट अभी उन्होंने अनाउंस या उन्होंने इंप्लीमेंट अभी ना करके 6 मंथ्स के बाद इंप्लीमेंट किया। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी पब्लिक को नोन ही नहीं है, ओनली अवेलेबल टू इनसाइडर्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अंबानी, जो एक डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी तो और वहां पर अंबानी जी ने बोला कि हम ना जो हमारा जो जियो है ना हम उसको सेल करने वाले हैं किसी और कंपनी को। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक को तो नोन नहीं है बट ये सिर्फ उन डायरेक्टर्स को नोन है, तो उनको हम कहते हैं इनसाइडर्स। अच्छा जी, तो इन तीन जो इन्फॉर्मेशन है इन तीनों का जो इम्पैक्ट है वो हमारे शेयर प्राइस के ऊपर आता है। अच्छा, वो कैसे आता है? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर सब टॉपिक है, वो है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी क्या कहता है? वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी बताता है कि जो भी हमारा पास्ट डेटा है, मतलब जो भी हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो करता है कि ऑलरेडी हैज बीन एब्जॉर्ब्ड इन द मार्केट प्राइसेस, दस फ्यूचर प्राइसेस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड यूजिंग द पास्ट इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है जो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी होता है, जो भी हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन, लेट्स से जियो ने लास्ट पास्ट में बहुत 6 मंथ्स तक जो सिम थी या जो इंटरनेट था वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया और बोला कि आप जितना मर्जी डेटा यूज करो, हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। तो ये पास्ट इंफॉर्मेशन होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी होती है उसमें हम ऑलरेडी जो शेयर प्राइसेस होते हैं वो पास्ट इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, तो जो फ्यूचर के प्राइसेस है वो उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं करेंगे। द फ्यूचर प्राइसेस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड यूजिंग द ट्रेंड एनालिसिस। अच्छा जी, और सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? सेमी स्ट्रॉन्ग में हो गया जो मार्केट एफिशिएंसी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक अवेलेबल, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द प्राइसेस। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मर्जर एक्विजिशन, जैसे वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर हुआ था, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें पब्लिकली सबको पता है। तो जैसी ये इंफॉर्मेशन आई बाहर की वोडाफोन और आइडिया का मर्जर या फिर एक्विजिशन होने वाला है, तो उसके बेसिस पे जो भी शेयर मार्केट पे या जो भी शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट करेगा उसको हम क्या कहते थे? सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी कह देते हैं। द इन्वेस्टर्स बाय or sell the shares based on the nature of information and soon the impact of reflected in the market price। जैसी भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसके बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या तो वो बाय करते हैं शेयर्स को या फिर वो सेल कर देते हैं। अच्छा जी, और लास्ट क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब होता है? अ मार्केट एफिशिएंसी शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूजन्स ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड दस नो वन कैन मेक एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। अच्छा, दस स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी लेज दैट इवन द प्रिविलेज एंड द सेलेक्टेड few insiders who have the access to inside information are not able to earn superior returns. Thus, when the stock market are efficient in the strong form, the security analyst and the portfolio managers are also not able to earn higher amount of profit। ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी है तो इन केस इवन आपको इनसाइड की कोई न्यूज भी क्यों ना पता तो भी आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा पाओगे। दस द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी इज द लोएस्ट लेवल फॉलोड बाय द सेमी स्ट्रॉन्ग, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? हायर। जो हमारी जो लास्ट वाली है वो लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आई होप
कि आपको ये वीडियो या ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी वीडियोज़ को बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।